गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, आवाज़ आ रही है आपको? एक बार कंफर्म कर लो। आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ ठीक है? मैं देख लूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करें। प्रॉपर आवाज़ आ रही है आपके तक? ठीक, चलिए देखिए बेटा, हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे 12th के पहले चैप्टर पे। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पादपों में यदि लैंगिक जनन समझना है आपको, तो कुछ चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें क्या करनी होंगी, ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी में लेकर चलता हूँ। जैसे पहले टर्म हम लेकर चले पुष्पी पादप और दूसरा टर्म होगा लैंगिक जनन। ठीक है, इन दोनों टर्म में से भी मुझे कुछ टर्म शेषे होंगे जो बेसिकली क्या करने होंगे, बाहर निकालने होंगे। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहला टर्म निकालूं कि जनन क्या होता है। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या है, समझे मेरी बात को। तो मैं कह सकता हूं कि रिप्रोडक्शन एक तरीका होता है जिनके माध्यम से कोई जीव क्या करता है, अपने ही समान संततियों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और संतति को उत्पन्न करने के बाद, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं अपनी जातियों को क्या करते हैं, सुनिश्चित करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि यदि रिप्रोडक्शन न हो तो एक जीव पीढ़ी दर पीढ़ी अपने प्रजातियों को या जातियों को मेंटेन नहीं कर सकती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि जनन के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो आवश्यक देखो, जनन की यदि हम बात करें तो बेसिकली जनन के जो तरीके होंगे वो दो होंगे। ठीक है, पहला क्या, लैंगिक जनन, और दूसरा क्या, अलैंगिक जनन। ठीक है, ये दो तरीके हैं जिनके माध्यम से कोई भी जीव क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, यदि मैं लैंगिक जनन की बात करूं तो मैं मोटे तौर पे कह सकता हूं कि लैंगिक जनन में सबसे पहली जो इवेंट होती है वो है युग्मक का बनना, यानी कि युग्मक जनन, यानी गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, और सबसे काम की बात यह है बेटा कि यहाँ पे जो बनने वाले युग्मक होंगे वो दो तरह के होंगे। ठीक है, एक तो नर युग्मक होंगे और दूसरी क्या होंगी, मादा युग्मक होंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि युग्मक जनन में हमें दो तरह के युग्मकों को बनाना है और युग्मक बनने के बाद इन युग्मकों को स्थानांतरित करना, ताकि ये दोनों आपस में संयुग्मित होकर क्या बन सके, युग्मनज बन सके, जायगोट बन सके। और जायगोट आगे विकसित होंगी तो वो भ्रूण में, और भ्रूण आगे विकसित होकर क्या होंगी, संततियों में बदलेंगे। ठीक है, ये लैंगिक जनन के क्या होते हैं, बेसिकली तरीके होते हैं। ठीक है, ये एक फ्रेंडशिप है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जनन के जो भी तरीके आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो सब के सब किस में आएंगे, अलैंगिक जनन में आएंगे। ठीक है, तो अलैंगिक जनन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जनन का एक ऐसा तरीका जिसमें जीव क्या करते हैं, अपने शरीर के ही किसी हिस्से से नई प्रोजनी को क्या कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक सेल डिवाइड होकर क्या करे, दो नई सेल्स बना दे, इसे भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी क्या है, अलैंगिक जनन में। ठीक है, जैसे आप कई एग्जांपल्स और भी समझ सकते हैं। हम लोग कई प्लांट्स के टहनियों को मिट्टी में डालकर उससे नए प्लांट्स को क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये सब भी क्या आएंगे, अलैंगिक जनन में ही आएंगे। जैसे ईस्ट वगैरह की बात करेंगे हम, तो ईस्ट में क्या होता है कि बर्ड का फॉर्मेशन उनकी बॉडी पे किसी हिस्से में हो, वो बर्ड सेपरेट होकर उनकी बॉडी से क्या कर लेते हैं, नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब इस फ्रेम में देखेंगे आप तो मैंने दो चीज़ें नोट्स की हुई, एक तो हैपेलॉइड और दूसरा क्या, डिपेलॉइड। समझे कि हैपेलॉइड और डिपेलॉइड क्या क्या मतलब है। ठीक है, मैंने लिखा है कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक होती हैं वो क्या होती हैं, हैपेलॉइड्स होती हैं, यानी कि अगुणित होती हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने लिखा है कि जो बनने वाला जायगोट है, ठीक है, जो युग्मनज है, युग्म और नज, नज का मतलब जोड़ा, युग्म मतलब युग्मक की बात हो रही है, तो यानी युग्मकों का जोड़ा, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने के कारण से जो एक स्ट्रक्चर, एक सेल का डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम जायगोट कह रहे हैं, वो कैसी है, द्विगुणित। अब इस द्विगुणित स्ट्रक्चर और अगुणित स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, समझिए मेरी बात। हमारे पास दो तरह की सेल्स रहती हैं बेसिकली, और सेल्स तो कई तरह की हैं बेसिकली। नंबर ऑफ क्रोमोसोम और सेट ऑफ क्रोमोसोम पे बात करें तो वो दो तरह की मैं बात कर रहा हूँ। पहला अगुणित की बात, यदि किसी सेल के भीतर क्या हो, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कि वो क्या है, अगुणित है। ठीक है, एक ही सेट है, यानी उस सेट के किसी भी क्रोमोसोम का कोई दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम उसके दूसरे सेट में नहीं, यानी कि सेट क्या है, सिंगल फॉर्म है। और वहीं पे यदि कोई सेल जहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, डिप्लॉइड के फॉर्म में हो, द्विगुणित के फॉर्म में, मतलब एक सेट में जो क्रोमोसोम है वो दूसरे सेट में उसका होमोलोगस क्रोमोसोम हो, तो
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन के यदि सोमेटिक सेल्स को आप देखें, ठीक है, जिससे हमारी बॉडीज बनी हुई है बेसिकली, तो उनमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के भीतर जो है क्रोमोसोम, उन क्रोमोसोम के उन गुणसूत्र के एक एक होमोलोगस सेट है, ठीक है, यानी कि एक सेट का एक और सेट है, यानी वो सेट डिप्लॉयड के फॉर्म में। तो ऐसे सेल्स के लिए हम लोग वर्ड यूज क्या करेंगे कि वो क्या है, द्विगुणित। लेकिन यदि कोई सेल्स ऐसी बन रही हो जैसे कि जर्मिनेटिव सेल्स जो है वो डिवाइड करके जब मान लो कि स्पर्म बना है या फिर ओवा फॉर्म कर रही है, तो उनके भीतर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो सिंगल सेट में, ठीक है, यानी कि उस सेट ऑफ क्रोमोसोम की किसी भी क्रोमोसोम का कोई होमोलोगस फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, यानी कि उसका दूसरा सेट नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग बात करेंगे क्या कि वो क्या है, अगुणित है, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आप लोग के ऊपर यदि ये थियरी फिट की जाए तो आप लोग अभी फिलहाल क्या है, अगुणित फॉर्म में। क्यों? इसके पीछे का केवल और केवल एकमात्र रीजन है कि आपका कोई सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं, लेकिन पर आपका यदि विवाह हो जाए उसके बाद क्या होंगे कि आपके एक और सेट हो जाएंगे, ठीक है, वो वाली बात हो जाएगी कि तू नहीं तो तू सही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कभी मान लें कि आप एब्सेंट हो जाए, कोई आ जाए, ठीक है, तो आपका एक अल्टरनेट वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, आपकी जिनसे विवाह हो गई, ठीक है। वहीं पे यदि अभी आपसे कोई मिलने चला है, आप नहीं है मतलब नहीं, मतलब मैं ही सही, मेरे सिवा कोई नहीं, तो अगुणित का भी मतलब वही होता है कि किसी सेल के भीतर जो क्रोमोसोम है वो अकेला है, उसका कोई होमोलोगस सेट नहीं है, ठीक है। और द्विगुणित का मतलब है कि वो सेल जिनमें एक सेट का एक और सेट है, या यूं कह लें कि किसी क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम वहां पे क्या है, प्रेजेंट है, उनके लिए हम लोग वर्ड यूज क्या करेंगे कि वो क्या है, द्विगुणित, ठीक है। ये चीजें आपको समझ, कुछ चीजें और स्पेशल पॉइंट में आप समझें। यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है पुष्पी पादपों में जन्म, ठीक है, थोड़ा सा आप समझें मेरी बात को। यदि मैं आर.एच. व्हिटेकर की बात करूँ तो आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने कहा था कि मैं इन्हें क्या कर सकता हूँ, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकता हूँ, कि मेरे अनुसार ये क्या है, 5 किंगडम के भीतर ही रखे जाएंगे, ठीक है। वो किंगडम कौन सी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। यदि हम बात करें किसकी, मोनेरा की, तो आपको पता है कि मोनेरा के जितने भी मेंबर्स थे वो क्या थे, यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोट्स थे। वहीं पे यदि हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर थे वो क्या थे, यूनिसेलुलर और क्या थे, यूकैरियोट्स थे। वहीं पे यदि हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, फंजाई की, तो फंजाई की बात कर रहे हैं, प्लांटी की बात कर रहे हैं, एनिमलिया की बात करें तो फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सब क्या थे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। वहीं पे थोड़ी सी प्लांटी की बात और आगे हम बढ़ाएं तो यदि आपको स्मरण हो 11th की बात में, तो हमने वहाँ पे कही थी कि हम प्लांटी को फिर 5 अलग अलग ग्रुप में क्या कर सकते हैं, सब कैटेगराइज कर सकते हैं, एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की यदि बात करें तो एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये तीनों लोअर प्लांट्स होता, ठीक है। वहीं पे यदि हम बात करें किसकी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो ये 2 ऐसे प्लांट की ग्रुप्स हैं जो क्या है, हायर प्लांट्स हैं, और ये सीड बियरिंग प्लांट है। उसमें भी यदि मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं तो ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्लावर लगते हैं, ठीक है, यानी कि ये पुष्पी पादप है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुझे इस चैप्टर्स में जो पढ़ने हैं ना, वो एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन को पढ़ना, ठीक है, कि किस प्रकार से एंजियोस्पर्म में या ऐसे पादप जिनमें पुष्प लगते हैं उनमें जनन की घटना कैसे हो सकती है, इन्हीं चीज़ों को क्या करनी है, डील करनी है। यदि आप एनसीईआरटी थोड़ा सा देखो तो एनसीईआरटी बार बार एक वर्ड यूज करती है, प्रारूपिक, यानी कि वो कह रहा होता है कि टिपिकल एंजियोस्पर्म को क्या करना है, प्रारूपिक आवृत्ति बीजी पादप को मुझे स्टडी करना है, क्योंकि एंजियोस्पर्म मतलब आवृत्ति बीजी, हिंदी की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत्ति बीजी पादप, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल हमें उन्हीं कंटेंट को, उन्हीं चीज़ों को देखना है जो पुष्पी पादपों के संदर्भ में, और पुष्पी पादपों के संदर्भ में भी उसकी मॉर्फोलॉजी को नहीं देखनी या उनकी एनाटॉमीज को नहीं देखनी, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स को नहीं देखना, बल्कि हमें देखना क्या है, हमें उनमें चलने वाले लैंगिक जनन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करना, बेसिकली इंट्रोड्यूस करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें कैसे हो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे उनमें डेवलपमेंट चलता है, ये सारी चीज़ें, सारी कंटेंट्स हमें क्या करनी है, इस चैप्टर्स के भीतर करनी है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो है ना बेसिकली ध्यान में रखनी, एक चैप्टर हुआ करता था इससे पहले, जीवों में जन्म, वो हटा दिया गया हालांकि आज के डेट में आपके सिलेबस से, पर उनमें कुछ चीज़ें आपको समझ में आती कि जो ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल फेजेस होते हैं, सेक्सुअल फेजेस में
जो भी इवेंट होती है, इन इवेंट को यदि आप चाहें तो 3 अलग अलग इवेंट में बांट सकते हैं। जैसे आप देखें कि गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का स्थानांतरण यानी गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, ये 2 प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देन आफ्टर फिर क्या होता है, सिनगैमी होती है, ठीक है। और देन आफ्टर डेवलपमेंट चलता है जिसमें भ्रूण विकास और संतति का डेवलपमेंट होता है। आप इनको 3 अलग अलग फेज में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो रहता है वो रहता है निषेचन से पूर्व यानी प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जब सिनगैमी हो रही है तो दैट्स अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद की बात करें, जाइगोट बनने के बाद की जितनी भी डेवलपमेंट को आप ले लें या जाइगोट के बाद की जितनी डेवलपमेंट ले लें, वो सब किस में चला जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को जो बात करनी है, निषेचन से पूर्व की संरचनाओं और निषेचन से पूर्व की घटनाओं को देखना है और वहाँ पे चलने वाले सभी परिवर्तन, सभी विकास, सभी डेवलपमेंट को देखना है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन में चलना है, निषेचन में चलना है, निषेचन के टाइम कैसे ये निषेचन हो रही है इनको देखना है। और उनके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो जाने के बाद क्या प्रोसेसिंग रहती है, कैसे सीड का फॉर्मेशन होता है, कैसे प्रोजनी बनती है, कैसे नवोद्भिद पादप बनते हैं, ये सारी प्रोसेस इस चैप्टर्स के अंदर बेसिकली मैनुअली हमको क्या करनी है, देखनी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक जरूरत पड़ेंगी आपको 11th की, ठीक है। जैसे थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि सेल डिवीजन के तरीके क्या हैं। जैसे 11th में हमने आपको बताया था कि सेल डिवाइड करने के बेसिकली 3 तरीके हैं, ठीक है। एक प्रोकैरियोट्स वाला और 2 यूकैरियोट्स वाला। जैसे मैं ई माइटोसिस की बात कर लूँ और इधर 2 बात कर लूँ किसकी, माइटोसिस, ठीक है, और मियोसिस यानी असूत्रीय विभाजन और इधर समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय विभाजन। हमने कहा था कि कभी भी जब सेल को डिवाइड करना होता है सबसे पहले उसके भीतर उसके डीएनए में उसके न्यूक्लियस में जो डीएनए है या फिर प्रोकैरियोट सेल्स हैं तो उनमें तो न्यूक्लियस होंगी नहीं, तो उनके साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है सबसे पहले उनका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि पुरानी जो जेनेटिक चीज़ें हैं, जो डीएनए है, उसको कॉपी करके डबल किया जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ें समसूत्रीय विभाजन में भी ऐसी ही होंगी, माइटोसिस में भी ऐसी ही होंगी, समसूत्रीय विभाजन में। और यदि मैं अर्धसूत्रीय विभाजन की बात करूँ तो वहाँ पे भी यही होगा कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उनको पहले क्या किया जाएगा, 2 टाइम्स की जाएंगी, रेप्लिकेशन करके उनको क्या किया जाएगा, डबल की जाएंगी। देन आफ्टर सेल डिवीजन चलेगा। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंस की बात थी कि जो एमाइटोसिस था, असूत्रीय विभाजन था, वो काफ़ी सिंपल टाइप का डिवीजन होता है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, सेल के जो डीएनए हैं वो रेप्लिकेट होंगे, डबल होंगे और 2 अलग अलग जंक्शन के रूप में वो बढ़ जाएंगे और सेल बीच से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करेगी और 2 नए सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। पर यदि हम बात करें किसकी, माइटोसिस की, समसूत्रीय विभाजन की, तो समसूत्रीय विभाजन के विषय में हमने कहा था कि इनमें क्या होंगी, G1 स्टेज आएंगी, S स्टेज आएंगी, G2 स्टेज आएंगी, देन आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस से क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में बेटा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में उस सेल के साइटोप्लाज्म को क्या किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है। सर G1 स्टेज में क्या होती है, G1 स्टेज में जब सेल्स डिवाइड करके नई सेल्स के रूप में बनती है, उनमें जो भी सेल के ऑर्गन्स को डिजेनरेट किया गया था वो पुनः बनती, कंप्लीट होती। फिर जब वो S फेज में जाती है तो न्यूक्लियस के भीतर जो भी जेनेटिक मटेरियल रहती है उनको क्या किया जाता है बेटा, उनको रेप्लिकेट करके 2 टाइम्स की जाती है, यानी कि पुरानी की कॉपी करके एक और नई बनाई जाती है, ठीक है। जो एज इट इज पुरानी की क्या रहती हैं, सिमिलर रहती है, यदि म्यूटेशन ना हो तो, ठीक है। देन आफ्टर वो G2 फेज में जाती है जहाँ से कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, प्रारंभ होती है। कैरियोकाइनेसिस में उधर 4 कंप्लीटली फेज को पढ़ेंगे, प्रोफेज को, मेटाफेज को, एनाफेज को, टीलोफेज को, ठीक है। देन आफ्टर उधर क्या चलेंगे, साइटोकाइनेसिस को, ठीक है। और इस स्टेज में जो क्रोमोसोम होंगे उसकी जो एक स्ट्रक्चर थी, एक बेलनाकार संरचना जो थी जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है, सॉरी सेंट्रोमियर में कह रहा हूँ, उसकी जो एक संरचना थी जिसने अपनी कॉपीज करके एक और बनाई थी, वो सेंट्रोमियर के माध्यम से जुड़ कर क्या करेंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लें कि ये पहले की थी, ठीक है, और ये इसकी एज इट इज कॉपी बनी, तो ये दोनों क्या होंगी, सेल डिवीजन के टाइम में आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जुड़कर वो क्या करेंगे, एक ही क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन करना होता है उस समय क्या होती है, क्रोमेटिड के रूप में बटा जाती है।
तो जब वो क्रोमेटिड के रूप में आती है तो वो एक बेलनाकार संरचना के रूप में रहती है, ठीक है। और सेल डिवीजन के टाइम पे एक पुराना और एक नया दोनों आपस में सेंट्रोमियर से जुड़कर और बाहर की तरफ क्या होंगी, काइनेटोकोर होंगी। वो क्रोमोसोम का क्या कर लेती है, रूप ग्रहण कर लेती है, धारण कर लेती है, ठीक है। देन आफ्टर क्या होती है, दोनों पोल से उस सेल के दोनों पोल से, दो अलग अलग पोल से रेज आएंगी, ठीक है। और ये इनसे कनेक्ट होकर इनके क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को खींच कर क्या कर देती है, अलग कर देती है। इस प्रकार से एक पोल पे 46 क्रोमेटिड और दूसरे पे भी क्या होंगे 46 क्रोमेटिड, यानी कि क्रोमोसोम जो होगा वो टूट कर अपने सिस्टर क्रोमेटिड को क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। और बीच से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है और इस प्रकार से क्या हो जाता है, दो नए सेल का फॉर्मेशन हो जाता है समसूत्री विभाजन में। और यदि बात करें अर्धसूत्री विभाजन में, वो तो अर्धसूत्री विभाजन थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन दो फेज में चलता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम की यदि बात करें तो अर्धसूत्री प्रथम में क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा बेटा, कि सेल के होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। यहीं पे एक चीज समझने की जरूरत है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो हमेशा ऐसे ही सेल में होंगी जहां पर क्या हो, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि मियोसिस 1 में होमोलोगस सेट को ही क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। तो होमोलोगस सेट को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, मियोसिस 1। तो यदि एक सेल के होमोलोगस सेट को अलग कर दिया जाए तो ऑब्वियसली सी बात है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। फिर ये मियोसिस जो होती है वो चलती है मियोसिस 2 में, वहां पर उस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और फाइनली जो सेल्स बनती है वो 4 बनती है। और बनने वाले इन चारों सेल्स में मदर सेल्स की अपेक्षा में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि कहीं पे समसूत्री विभाजन हुआ और असूत्री विभाजन हुआ, एमाइटोसिस हुआ, इनके माध्यम से सेल जो बनेगी फाइनली वो दो बनेंगे। और बनने वाले सेल में करेक्टर जो होगा, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो हूबहू किसके जैसा होगा, पेरेंट के जैसा होगा। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें किसकी, हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा कि बनने वाली जो सेल्स होगी वो फाइनली 4 बनेंगी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब ये कंसेप्ट बेसिकली मैं यदि देखूँ ये 11th का है, क्योंकि सेल डिवीजन में हम लोग इसकी बात करते हैं। मैं पूरी पुष्टि के साथ इसे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे 12th पढ़ाना है तो थोड़ा सा मुझे लेना पड़ेगा आइडिया, क्योंकि ताकि आपको ये पता चल सके कि यदि कोई स्ट्रक्चर 2n टाइप की है तो वहाँ से मुझे यदि कोई n टाइप की सेल बनानी तो मैं कैसे बना सकता हूँ, और यदि कोई 2n टाइप की सेल है और उससे 2n टाइप की सेल बनानी है, जैसे मान लें कि यहाँ पे जाइगोट बन चुका है और मुझे इस जाइगोट से और नई सेल्स प्रोड्यूस करानी है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें बताने में ये जो कंसेप्ट है सेल डिवीजन का, ये क्या करती है, हेल्प करती है। क्योंकि आपको पता है स्लाइड नंबर 1 के अनुसार कि हम जो बने हैं ना, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म बना वो सेल और सेल के ही उत्पाद से बने हुए हैं, ठीक है। और रुडोल्फ विर्चोव का क्या कहना था कि उत्पाद कौन से आए हैं, सेल जो पहले से एग्जिस्ट करती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल, पहले से जो मौजूद सेल्स है वही क्या करेंगी, नई सेल्स को बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो बेसिक चीज़ें क्या होंगी आपको थोड़ी सी जहन में रखनी होगी, ताकि हम आगे की जो चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें हैं वो हम उसको क्या कर सकें, बेहतरीन तरीके से देख सकें, ठीक है बेटा। तो बाकी अगले लेक्चर के लिए हम अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अगले लेक्चर के लिए धन्यवाद। आप लेक्चर को पूरी तरह से देखें और ऑब्जर्व करें, ठीक है। धीरे धीरे मैं कंटेंट की क्वालिटी को इन्हेंस करूँगा, एकाएक नहीं करूँगा। मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ ताकि आप इसे बेहतर तरीके से क्या कर सको, ले सको। क्योंकि एक ही बार यदि ज़्यादा मैं कंटेंट दे दूँ तो फिर वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।